In this video, we'll discuss the solutions of physiology and biochemistry of December 2023 paper. इससे पहले जो previous papers थे वो हम already discuss कर चुके हैं. So the first question is, what is formed in mitochondria from pyruvate oxidation and metabolism of carbon skeleton of amino acid? तो जब amino acid के carbon skeleton जो carbon chain है वो metabolize होती है या pyruvate oxidase होता है तो mitochondria के अंदर कौन सा end product बनता है? तो बेटा mitochondria के अंदर mainly बनता है acetyl coenzyme A. ठीक है. फिर नेक्स्ट, इन अ रिलैक्स्ड मसल फाइबर व्हाट ब्लॉक्स द मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन. तो जब मसल फाइबर रिलैक्स होता है तो मायोसिन की बाइंडिंग को कौन रोकता है? ट्रोपोमायोसिन. ठीक है. अ साइनैप्स क्लोज टू मसल सेल. साइनैप्स का मतलब क्या होता है? जो न्यूरॉन है, जैसे सपोज ये एक न्यूरॉन है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास कोई मसल सेल है. अब ये जो मसल सेल है और ये जो न्यूरॉन है इसके बीच का जो गैप होगा उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. नेक्स्ट, स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हार्ट रेट. तो स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट करने पे हमें मिलता है कार्डियक आउटपुट. ग्लूकोज इज इरिवर्सिबली फॉस्फोराइलेटेड टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. जब हम ग्लाइकोलिसिस पढ़ते हैं तो ग्लाइकोलिसिस के अंदर हम पढ़ते हैं कि ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो रहा है? G6P में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में. और ये जो स्टेप है ये इरिवर्सिबल स्टेप होता है और इसमें कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है? हेक्सोकाइनेस या फिर आप बोल सकते हो ग्लूकोकाइनेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग. काइमोट्रिप्सिन कहाँ से रिलीज हो रहा है बेटा? पैनक्रियास से. नियासिन की डेफिशिएंसी विल लीड टू पेलेग्रा. ग्लूकागॉन हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है क्योंकि जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होती रहती है ग्लूकागॉन में. एसिटाइल कोलाइन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर. और जो हार्ट है उसकी मसल्स कैसी होती हैं? स्ट्रिएटेड मसल्स होती हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट नोट ऑन फैटी एसिड रेगुलेशन एंड हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ ओवरी. अगर हम फैटी एसिड सिंथेसिस रेगुलेशन की बात करें तो फैटी एसिड सिंथेसिस रेगुलेशन ना बेटा दो तरीके से हो सकता है. इट कैन बी डन इन 2 वेज. एक तो एंजाइम जो है वो रेगुलेट करते हैं, बेसिकली एलोस्टेरिक एंजाइम, ठीक है, और दूसरा होता है हॉर्मोन्स. देयर आर सर्टेन हॉर्मोन्स इन आवर बॉडी विच कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड. या तो वो फैटी एसिड के सिंथेसिस को बढ़ाते हैं या फिर वो फैटी एसिड के सिंथेसिस को कम करते हैं. तो अगर हम देखें, फैटी एसिड सिंथेसिस इज रेगुलेटेड बाय एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर्स एंड रिवर्सिबल कोवलेंट मॉडिफिकेशंस. तो दो मैकेनिज्म हैं, या तो एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर्स मतलब कि एंजाइम की बाइंडिंग साइट पे कुछ ऐसा आके अटैच हो जाएगा जो एलोस्टेरिकली उसको कंट्रोल करेगा, या तो वो उसके एक्शन को और ज़्यादा एक्टिवेट कर देगा, बढ़ा देगा, या फिर वो एंजाइम और सबस्ट्रेट की बाइंडिंग को रोक देगा. The reaction catalyzed by ACC, that is acetyl coenzyme A carboxylase, plays a key role in controlling fatty acid synthesis and degradation. बेटा फैटी एसिड की जब हम सिंथेसिस पढ़ते हैं ना तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है ACC, दैट इज एसिटाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज. ये जो एंजाइम है ये जनरली ना दो फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है. या तो ये ऑक्टामर फॉर्म में प्रेजेंट है विच इज़ द इनएक्टिव फॉर्म, ठीक है, या फिर ये पॉलीमर फॉर्म में प्रेजेंट है विच इज़ एन एक्टिव फॉर्म. ठीक है. तो यहाँ पे होता है क्या है, देयर इज अ कंपाउंड नोन एज सिट्रेट. सिट्रेट जो है ना वो इसको इनएक्टिव फॉर्म से चेंज करता है किसमें? एक्टिव फॉर्म में. तो अगर ये ACC अपने एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा तो ये फैटी एसिड सिंथेसिस को इनिशिएट कर देगा और ज़्यादा बढ़ा देगा. ठीक है. सो this reaction catalyzed by ACC plays a key role in controlling fatty acid synthesis and degradation in animal. This is mediated by two forms of ACC. मतलब कि ACC की दो फॉर्म्स है. एक ACC जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है विच इज़ एन ऑक्टामर फॉर्म, और एक ACC जब वो एक्टिव फॉर्म में होता है. द शॉर्ट टर्म रेगुलेशन इज बाय बोथ एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर एंड रिवर्सिबल कोवलेंट मॉडिफिकेशन. अगर हम एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर्स की बात करें तो पॉजिटिव मॉड्यूलेटर है सिट्रेट. सिट्रेट जो है वो पॉजिटिवली कंट्रोल कर रहा है, मतलब वो ACC को एक्टिवेट कर रहा है और फैटी एसिड की सिंथेसिस बढ़ा रहा है. It signals abundance of energy and building blocks. One of the effects of citrate is to promote the conversion of inactive octamer into active पॉलीमर्स. तो सिट्रेट इनएक्टिव फॉर्म को किस में चेंज कर रहा है? एक्टिव में, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा विदाउट अफेक्टिंग द एफिनिटी फॉर इट्स सबस्ट्रेट. ठीक है. यही अगर हम बात करते हैं दूसरे की, दैट इज नेगेटिव मॉड्यूलेटर. नेगेटिव मॉड्यूलेटर है बेटा पाल्मिटॉइल कोएंजाइम ए. ठीक है. बेसिकली फैटी एसिड में लास्ट में क्या बनता है? पाल्मिटिक एसिड. अब वो जब एक्टिवेट हो जाता है तो उसकी एक्टिवेटेड फॉर्म होती है पाल्मिटॉइल कोएंजाइम ए. ठीक है. क्योंकि फैटी एसिड की फैटी एसाइल कोएंजाइम है उसकी एक्टिवेटेड फॉर्म होती है. तो बेसिकली यहाँ पे अगर एंड प्रोडक्ट आप सोचो ना, अगर फैटी एसिड का जो एंड प्रोडक्ट है मतलब फैटी एसिड जो बन रहे हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है तो एक तरह का नेगेटिव फीडबैक का मैकेनिज्म का काम करेगा ना. तो सिमिलरली तो इन एक्टिव फॉर्म जो थी वो पहले किस में चेंज हो रही थी?
एक्टिव फॉर्म में, और ये काम कौन कर रहा था? सिट्रेट कर रहा था। लेकिन इसका रिवर्स काम, एक्टिव फॉर्म को इनएक्टिव फॉर्म में चेंज करेगा कौन? पामेटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, तो इट इज़ द नेगेटिव मॉड्यूलेटर। The negative modulator is palmitoyl coenzyme A, the end product of fatty acid synthesis in animal. It causes the active polymer to disassemble into inactive octamer. ये active polymer को change कर देता है किसमें? inactive form में। और ये पामेटॉयल कोएंजाइम ए क्या कर रहा है, कैसे इनहिबिट कर रहा है? ये ट्रांसपोर्ट ऑफ सिट्रेट FAS और G6PD की जो ट्रांसपोर्ट है उसको रोक देता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो अपनी रिक्वायर्ड साइट पे नहीं पहुंच पाते और ये रिएक्शन नहीं होता। सेकेंड अगर हम बात करें, द रिवर्सिबल फॉस्फोराइलेशन एंड डीफॉस्फोराइलेशन रेगुलेट्स द एक्टिविटी ऑफ ACC इन रिस्पॉन्स टू ग्लोबल सिग्नल्स। अब क्या होता है कि ACC को हम फॉस्फोराइलेट भी कर सकते हैं, फॉस्फोराइलेशन, या फिर इसका फॉस्फेट रिमूव करके इसको डीफॉस्फोराइलेटेड कर सकते हैं। ठीक है, अब फॉस्फोराइलेशन और डीफॉस्फोराइलेशन जो है वो किसके थ्रू हो रही है? वो हो रही है AMP डिपेंडेंट एक प्रोटीन काइनेस है, AMP के जिसको हम बोल रहे हैं, या साइक्लिक AMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेस है, जो कन्वर्ट करता है एंजाइम को इनएक्टिव फॉर्म में। ठीक है, तो जब ये फॉस्फोराइलेट हो जाएगा, ये कौन सी फॉर्म में चेंज हो गया? इनएक्टिव फॉर्म। और अगर ये डीफॉस्फोराइलेट होगा तो कौन सी फॉर्म में चेंज हो जाएगा? एक्टिव फॉर्म में। ठीक है, तो एक तो था कि सिट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन या पाल्मिटाइल कोएंजाइम ए की कॉन्सेंट्रेशन अफेक्ट कर रही है कि रिएक्शन के जो स्पीड है, जो प्रोग्रेस है, वो किस डायरेक्शन में होगी। दूसरा है फॉस्फोराइलेशन, अगर एंजाइम को ACC को फॉस्फोराइलेट कर देंगे तो वो जो एंजाइम है वो इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, और अगर उसको डीफॉस्फोराइलेट कर देंगे तो वो जो एंजाइम है वो एक्टिव हो जाएगा। अब ऐसे कौन कौन से हॉर्मोन्स हैं, ठीक है, जो इसको फॉस्फोराइलेट कर रहे हैं, मतलब इनएक्टिव फॉर्म में चेंज कर रहे हैं? तो बेटा इनएक्टिव फॉर्म में चेंज करने वाले दो एंजाइम्स है ग्लूकागॉन और एपिनेफ्रिन। ठीक है, ये ACC को किस में चेंज कर रहे हैं? इनएक्टिव फॉर्म में। कैसे? उसकी फॉस्फोराइलेशन करके। ठीक है, और इसका रिवर्स, इसका एंटेगोनिस्टिक काम कौन कर रहा है? इंसुलिन। इंसुलिन एक्टिवेट करता है ACC को, कैसे? डीफॉस्फोराइलेट करके। तो यहाँ पे 3 एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, ग्लूकागॉन, एपिनेफ्रिन और इंसुलिन। इंसुलिन जो है उसका पॉजिटिव रोल है, वो डीफॉस्फोराइलेशन कर रहा है, और डीफॉस्फोराइलेशन करके वो कन्वर्ट कर रहे हैं एंजाइम को उसके एक्टिव फॉर्म में। वेयर एज ग्लूकागॉन और एपिनेफ्रिन जो है वो फॉस्फोराइलेट करके एंजाइम को उसके इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से रिएक्शन का प्रोग्रेस जो है वो रुक जाता है। सो दीज आर द पिक्चर्स जहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर ग्लूकोज बढ़ता है और उसकी वजह से सिट्रेट बढ़ता है तो अगेन ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज पे, ACC पे। ठीक है, वेराज पाल्मिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो इनहिबिट करता है इसको, एंजाइम को इनएक्टिव फॉर्म में चेंज कर देता है, तो वो सिट्रेट को एसिटाइल कोएंजाइम ए में चेंज नहीं होने देता, या फिर वो G6PD को ट्रांसलोकेट नहीं होने देता। तो ये सारे मैकेनिज्म से वो फैटी एसिड के सिंथेसिस को रोकता है। अगेन अनदर डायग्राम, अगर एसिटाइल कोएंजाइम है इनएक्टिव है तो वो डीफॉस्फोराइलेट करके किस में चेंज हो जाएगा? अपने एक्टिव फॉर्म में। और अगर वो एक्टिव फॉर्म में चेंज हो गया तो फैटी एसिड सिंथेसिस की जो साइकिल है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली इन एक्टिव फॉर्म किस में चेंज हो रही है? एक्टिव फॉर्म में, बाय डीफॉस्फोराइलेशन। और ये कौन सा एंजाइम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इंसुलिन। वेयर एज ग्लूकागॉन और एपिनेफ्रिन जो है इनका नेगेटिव रोल है, ये एक्टिव फॉर्म को फॉस्फोराइलेट करेंगे और चेंज कर देंगे इनएक्टिव फॉर्म में। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ ओवरी। ओवरी की अगर बात करें तो बेटा ओवरी में हमें पता है कि हर महीने एक मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, जिसमें जो हमारे फॉलिकल्स हैं वो स्टिमुलेट होते हैं, डेवलप होते हैं और फिर डिजेनरेट होते हैं। तो ये जो पूरी साइकिल है इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ वेरियस हार्मोन्स। सो द ओवरी इज मोस्ट प्रोफाउंडली रेगुलेटेड बाय द पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिन, नेमली फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो सबसे पहले दो हार्मोन्स जो इस साइकिल को कंट्रोल कर रहे हैं या इनिशिएट कर रहे हैं, दैट इज FSH एंड LH. The growth and development of ovarian follicles of mammal depend upon FSH, but LH is required for final maturation. तो जो ग्रोथ होगी, जो डेवलपमेंट स्टार्ट होगी, फॉलिकल जो है वो स्टिमुलेट होना शुरू होंगे, वो किसकी वजह से होंगे? FSH की वजह से। लेकिन बाय द टाइम मेच्योरेशन का टाइम आएगा तो वहाँ पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की भी ज़रूरत पड़ेगी। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक्ट अपॉन FSH प्राइम्ड फॉलिकल्स एंड स्टिमुलेट एस्ट्रोजन सिक्रीशन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा? जो FSH से के एक्टिवेशन की वजह से जो फॉलिकल स्टिमुलेट हुए थे ये उनके ऊपर एक्ट करेगा, सो दैट वो जो एग्स हैं, जो ओवल्स हैं, दे विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एस्ट्रोजन।
Corpus luteum secrete progesterone. Its maintenance and secretion is under the influence of prolactin, a hormone of pituitary, also known as luteotropic hormone. उसके अब हमें पता है कि ओवरी से मेन दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन. ठीक है, एस्ट्रोजन के रिलीज होने में कौन हेल्प कर रहा है? एलएच. लेकिन प्रोजेस्ट्रॉन के रिलीज होने के लिए कौन किसका इन्फ्लुएंस है? प्रोलैक्टिन का. और प्रोलैक्टिन कहाँ से रिलीज हो रहा है बेटा? पिट्यूटरी से. Large amount of estrogen given to animals inhibit the gonads by altering the release of pituitary gonadotropins. This is a negative feedback mechanism regulating the ovarian activity. जितने भी हमारे enzymes होते हैं या hormones होते हैं, इनमें feedback mechanism होता है या negative regulation mechanism होता है. तो बेसिकली क्या होगा, अगर सपोज करो एक सब्सटेंस है ए, वो चेंज हो रहा है बी में, अगर बी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है तो इसका मतलब ये एक सिग्नल है कि इस रिएक्शन की इतनी ज़रूरत नहीं है. तो अगर एंड प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो उसकी वजह से ये रिएक्शन स्लो डाउन हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए इनहिबिट हो जाएगा. सिमिलरली यहाँ पे जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन था, जो एफएसएच प्राइम्ड फॉलिकल्स हैं, ठीक है, एफएसएच की वजह से जो फॉलिकल्स एक्टिवेट हुए उन पे किसने एक्ट करा? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ने. और उन फॉलिकल्स ने क्या प्रोड्यूस करा? एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करा. लेकिन अगर हम एस्ट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देते हैं, अगर एनिमल्स में बाहर से एस्ट्रोजन दे दिया जाए और एस्ट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन किसी भी वजह से बढ़ा दी जाए, तो इसका मतलब इस रिएक्शन की जरूरत नहीं है. इट विल एक्ट एज अ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. ठीक है, जिसकी वजह से ओवरीज की जो एक्टिविटी है एफएसएच और एलएच की, वो खुद से रिड्यूस हो जाएंगी. The increased level of gonadotropin stimulate the synthesis of estrogen by the ovary. An increased level of estrogen in the blood suppress the gonadotropin secretion. अब अगर gonadotropin बढ़ते हैं, अगर FSH और LH बढ़ा तो एस्ट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी. बट अगर एस्ट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, एक रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा बढ़ गई, तो वो इस रिएक्शन को रोकने के लिए इन दोनों को इनहिबिट करना शुरू कर देगी, सप्रेस करना शुरू कर देगी. ठीक है. तो अगर हम यहाँ से देखें, हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज हो रहा है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. ये एक्ट करेंगे इंटीरियर पिट्यूटरी पे. पिट्यूटरी से रिलीज होगा एफएसएच एंड एलएच, जो एक्ट करेगा किस पे? ओवरी पे. इनके एक्शन की वजह से, एफएसएच और एलएच के एक्शन की वजह से, ओवरी विल सिक्रीट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन. ठीक है, तो ये पहले तो पॉजिटिव फीडबैक जाता जा रहा है क्योंकि एस्ट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ रही है. बट वंस एस्ट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन जब ज़्यादा बढ़ने लगी, देन इट विल गिव द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग. तो फर्स्ट वन इज यूरियोटेलिक एंड यूरेकोटेलिक. अगर हम यूरियोटेलिक की बात करें तो बेसिकली वो एनिमल्स जो अपनी बॉडी से यूरिया से क्रिएट करते हैं, दैट मीन्स उनका जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो रिलीज हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ यूरिया. यूरिक एसिड में आ जाएगा, यूरिकोटेलिक में आ जाएगा द एनिमल्स विच सिक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड. यूरिया जो होता है वो बेटा वाटर सोल्यूबल होता है बट रिजल्ट्स इन लार्ज वाटर लॉस, क्योंकि वाटर सोल्यूबल है. अब जैसे ह्यूमंस, हम लोग, हमारे यूरिन का कॉम्पोजिशन क्या होता है? 95% वाटर प्लस 5% यूरिया. तो अब आप सोचो 5% यूरिया को एक्सक्रीट करने के लिए बॉडी को 95% वाटर भी लॉस करना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पे वाटर लॉस जो है वो कंपैरेटिवली यूरिकोटेलिक से या अमोनोटेलिक से ज़्यादा होता है. यूरिकोटेलिक की बात करें तो ये यूरिक एसिड से क्रिएट करते हैं, रिलीज करते हैं. यूरिक एसिड वाटर में इंसोल्यूबल नहीं होता, तो यहाँ पे वाटर लॉस बहुत ना के बराबर है, वेरी लिटिल. ठीक है, तो एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया इज यूरियोटेलिक. ये इसके एग्जांपल्स आ गए मैमल्स और एम्फीबियंस हु लिव ऑन लैंड. और यूरिया जो होता है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है अमोनिया के कंपैरेटिवली. अगर हम बात करें यूरिकोटेलिक की, यूरिकोटेलिक क्या सिक्रीट कर रहे हैं? यूरिक एसिड सिक्रीट कर रहे हैं. और ऐसा हमें किस में देखने के लिए मिलता है? रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में और स्नेल्स में विच लिव ऑन लैंड. और इनका जो रिमूव्ड मैटर होता है, जो एक्सक्रीटेड वेस्ट होता है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट. नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स. दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, आई गेस सबको ही आता होगा. आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स होते हैं विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, एंड वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. आर्टरीज की वेन वॉल्स जो होती हैं वो थिक होती हैं, लेकिन वेन्स की वॉल्स जो होती हैं वो कंपैरेटिवली थिन होती हैं. अगर हम यहाँ पे डायग्राम देखें तो पहले मेनली 3 लेयर्स होती हैं: ट्यूनिकल मीडिया, ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका एक्सटर्ना. ठीक है, एक्सटर्ना बाहर वाली, इंटरना अंदर वाली और मीडिया बीच वाली. ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे आर्टरी, तो आर्टरी के अंदर सबसे थिकेस्ट लेयर कौन सी है हमारे पास? ट्यूनिका मीडिया. ठीक है, जो बीच वाली लेयर है वो सबसे ज़्यादा थिक होगी. और इसके अंदर जो बाहर वाली लेयर है ट्यूनिका एक्सटर्ना, वेन्स में, वो सबसे ज़्यादा थिक होती है. So basically, tunica media is the thickest layer in arteries. Tunica adventitia is the thickest layer in veins. आर्टरीज में वॉल्व्स प्रेजेंट नहीं होते, वेन्स में वॉल्व प्रेजेंट होते हैं. वॉल्व का काम क्या होता है? वॉल्व का काम होता है टू प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ
ब्लड, तो ब्लड वापस पीछे की डायरेक्शन में ना आए, क्योंकि आर्टरीज में जब बेटा ब्लड पास कर रहे हैं ना, वो ऑलरेडी इट इज़ अंडर हाई प्रेशर, क्योंकि हार्ट ने ब्लड को पंप करा था और वो आर्टरीज में ट्रैवल करने लग गया, तो ब्लड ऑलरेडी ज़्यादा प्रेशर में है, तो इसीलिए वो बैकफ्लो नहीं करेगा। बट वेन्स में ट्रैवल करते वक्त ब्लड का प्रेशर जो होता है वो उतना ज़्यादा नहीं होता, तब ब्लड बैकफ्लो ना कर जाए, इसीलिए वेन्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। अब नॉर्मली आर्टरीज जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन देयर इज़ एन एक्सेप्शन, पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, क्योंकि ये हार्ट से ब्लड को लेके जाती है लंग्स के पास। सिमिलरली वेन्स में एक्सेप्शन है बेटा, पल्मोनरी वेन, लंग्स से हार्ट तक जो वेसल ब्लड ला रही है दैट इज पल्मोनरी वेन। अब क्योंकि ये टू द हार्ट ला रही है तो ये वेन है, बट इसके अंदर O2 रिच ब्लड होता है, ठीक है जी। आर्टरीज में वॉल्स ऑफ हायर इलास्टिन कंटेंट, फ्लेक्सिबल ज़्यादा होती है, वेन्स कंपैरेटिवली कम फ्लेक्सिबल होती हैं, ब्लड का जो फ्लो है वो ज़्यादा प्रेशर में होता है आर्टरीज के अंदर और कम प्रेशर में होता है वेन्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगेन दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गेमेट दोनों फ्यूज़ करते हैं। यहाँ पे दो डिफरेंट इंडिविजुअल की ज़रूरत है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेल गेमेट एक फीमेल गेमेट होना ज़रूरी होता है। इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। इंडिविजुअल जो भी ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो पेरेंट्स के बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें वेरिएशंस देखने के लिए बहुत ईजिली मिलते हैं। मोस्ट एनिमल रिप्रोड्यूस सेक्शुअली, बोथ सेक्शुअल एंड एसेक्सुअल मोड्स आर फाउंड इन प्लांट। प्लांट के अंदर हमें दोनों चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, या कई लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर भी हमें दोनों चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, बट हायर एनिमल्स में हमें सिर्फ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिलती है। एसेक्सुअल का उल्टा हो गया, यहाँ पे फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट नहीं होगा, दो पेरेंट्स के रिक्वायर्ड नहीं है, ओनली वन इंडिविजुअल इज इनफ। द इंडिविजुअल प्रोड्यूस आर कम्प्लीटली आइडेंटिकल टू द पेरेंट, उनको हम क्लोन्स बोलते हैं। जैसे अमीबा, अमीबा में बाइनरी फिजन हुए, डिवाइड होकर दो अमीबा बने, अब वो जो दो अमीबा है वो पेरेंट अमीबा के बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। Asexual mode of reproduction are common in organism having simple organization like algae and fungi. Asexual is a fast process where sexual reproduction is a slow process. नेक्स्ट आता है हमारा डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोलाइसिस एंड लाइसिस। अगर आपने एंजाइम्स पढ़े हों तो एंजाइम के अंदर हमने 6 कैटेगरीज पढ़ी हैं, ठीक है। उनमें से लास्ट दो कैटेगरीज हमारे पास है हाइड्रोलाइसिस एंड लाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है वो एंजाइम्स, वो ग्रुप ऑफ एंजाइम जो किसी भी मॉलिक्यूल को स्प्लिट करते हैं बट विद द हेल्प ऑफ वाटर, वाटर के प्रेजेंस में, वाटर के हेल्प से। तो जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो सारे हमारे हाइड्रोलाइसिस है, जैसे कि पेप्सिन, ट्रिप्सिन, अमाइलेस, एवरीथिंग, क्योंकि यहाँ पे वाटर की प्रेजेंस में ही वो रिएक्टेंट जो है वो ब्रेक डाउन होगा। दीज रिएक्शंस आकर इन द गट, ट्रांसफॉर्म लार्ज इनसॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर सॉल्युबल वंस as to be absorbed. Similar reaction occur in lysosome of cells. उसी तरह तो एक एग्जांपल हमारे पास ये डाइजेस्टिव एंजाइम का हो गया, जैसे अमाइलेस का दिया कि वो कैसे स्टार्च को ब्रेक डाउन कर रहा है। उसी तरह फॉस्फोटेसेस हो सकते हैं जो रिमूव करते हैं फॉस्फेट ग्रुप बाय हाइड्रोलाइसिस, ऑल्सो फॉल इन दिस कैटेगरी। तो फॉस्फेटेसेस भी हाइड्रोलाइसिस की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि वो फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर। नेक्स्ट है लाइसिस। लाइसिस क्या करें, या तो कोई ग्रुप ऐड करते हैं या ग्रुप रिमूव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस में तो सिर्फ ग्रुप रिमूव हो रहा था, स्प्लिटिंग हो रही थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ स्प्लिटिंग हो, यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल, कोई ग्रुप जो है वो ऐड भी हो सकता है। दूसरा मेन डिफरेंस, दे डू नॉट रिक्वायर वाटर, यहाँ पे वाटर जो है वो इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में कार्बोक्सिलेसिस, जहाँ पे भी कार्बोक्सिलेशन होती है, जैसे CO2 ऐड होता है। फॉर एग्जाम्पल जब हम डिफरेंट साइकिल TCA या केल्विन साइकिल वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम ये चीज़ देखते हैं। उसके अलावा डी कार्बोक्सिलेसिस, ठीक है, उनमें भी CO2 रिमूव हो रहा है, बट यहाँ पे वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ कार्डियक साइकिल एंड एक्सप्लेन ऑल द इवेंट एसोसिएटेड विद वन हार्ट बीट। तो बेसिकली यहाँ पे हमें कार्डियक साइकिल, हमें ना हार्ट बीट से रिलेटेड जो इम्पल्स की ट्रैवलिंग है, जो सिस्टोल और डायस्टोल है, उसको स्टडी करना है, ठीक है। कार्डियक कंडक्शन इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल में बेसिकली क्या हो रहा है, सिस्टोल और डायस्टोल, कोई चैम्बर पहले कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है फिर रिलैक्स कर रहा है, या दूसरा चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है रिलैक्स कर रहा है, तो ये जितने भी इवेंट्स है ये सारे मिलकर क्या बना रहे हैं, कार्डियक साइकिल, ठीक है। और ये किस वजह से हो रही है, कार्डियक कंडक्शन की वजह से। जब हार्ट बीट स्टार्ट होती है, जब एक्साइट हो जाती है हार्ट मसल्स, तो वो जो एक्साइटेशन है वो कैसे ट्रैवल कर रही है। कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इलेक्ट्रिक इम्पल्स रीचेस देम। जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यहाँ पे पहुँचेगा तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स का मतलब हुआ कि हार्ट ने जो है वो पुश करा, मेकिंग द हार्ट चैम्बर स्मॉलर। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसके जो चैम्बर्स हैं वो बेटा छोटे हो जाएंगे, विच रिजल्ट इन पुशिंग द ब्लड आउट ऑफ द हार्ट इनटू द ब्लड वेसल्स,
ठीक है। तो बेसिकली जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हुई आई तो वहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्ट करे, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट हुआ, हार्ट के चैम्बर्स छोटे हो गए, छोटे होने की वजह से ब्लड विल मूव आउट इनटू द ब्लड वेसल्स। वंस द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड पुशेस आउट द ब्लड, इट मसल्स रिलैक्स, उसके बाद मसल्स रिलैक्स होंगी, जो चैम्बर्स है वो वापस अपनी शेप और साइज रीगेन कर लेंगे, दे विल इन टर्न बिकम बिगर एंड ब्लड कम्स बैक टू द हार्ट एंड फिल द चैम्बर। तो बेसिकली ये जो इवेंट्स है इट इज़ अबाउट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, या हम बोल सकते हैं सिस्टोल एंड डायस्टोल। तो यहाँ पे अगर हम इसके सीक्वेंस की बात करें तो सबसे पहला सीक्वेंस है एट्रियल सिस्टोल, मतलब जो एट्रियम है, जो अपर टू चैम्बर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। उसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जो लोअर चैम्बर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और उसके बाद कार्डियक डायस्टोल, पूरा हार्ट अपर वाले चैम्बर और लोअर वाले चैम्बर दोनों जो है वो रिलैक्स कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं। सो व्हेन दिस सीक्वेंस ऑफ इवेंट हैपेंस वन टाइम, इट इज़ कॉल्ड कार्डियक साइकिल। जैसे कि अगर आप यहाँ पे पिक्चर देखो, ये वाले चैम्बर्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, थोड़े स्क्वीज हो गए हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने के लिए मिल रही है, ठीक। तो कार्डियक साइकिल के फेजेस अगर हम बात करें, एट्रियल डायस्टोल मतलब कि आर्टरीज एट्रियम जो है वो रिलैक्स कर रहे हैं। इन दिस स्टेज चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर काम्ड व्हेन दैट इज व्हेन द आर्टिक वॉल एंड पल्मोनरी आर्टरी क्लोजेस एंड एवी वॉल्स ओपन। यहाँ पे आयोटिक वॉल क्लोज हो जाएगी, पल्मोनरी आर्टरीज क्लोज हो जाएंगी, एवी वॉल्व ओपन होगी। एवी वॉल्व कौन सी होती है, ये यहाँ एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में जो वॉल्व होती है दैट इज एवी वॉल्व, ठीक है। दस कॉजिंग चैम्बर्स ऑफ द हार्ट टू रिलैक्स। उसके बाद आता है एट्रियल सिस्टोल। जब अपर चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ब्लड फ्लोज फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल। अब अगर ऊपर वाले चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट करे तो बेटा ब्लड कहाँ जाएगा, नीचे वाले चैम्बर में, ठीक है। और जब नीचे वाले चैम्बर में जा रहा है तो उस टाइम में ऑब्वियसली नीचे वाले चैम्बर क्या कर रहे होंगे, नीचे वाले चैम्बर रिलैक्स एक्सपैंड करेंगे, देन ओनली द ब्लड कैन बी फिल्ड इनटू इट। आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन, तो अगर हम बात करें आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कि ये कॉन्ट्रैक्शन तो हो रही है। जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुए या ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हुए तो उस टाइम बेटा जब ये चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ब्लड सिर्फ नीचे जा रहा है ना, ब्लड हार्ट से कहीं बाहर तो नहीं गया। दैट मीन्स उस टाइम पे हार्ट के अंदर जितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड था वो सेम ही रहने वाला है, तो उसको हमने बोल दिया आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन। एट दिस स्टेज वेंट्रिकल्स बिगिन टू कॉन्ट्रैक्ट, द एवी वॉल्स एंड पल्मोनरी आर्टरी वॉल्स क्लोज बट देयर वोंट बी ट्रांसफॉर्मेशन इन वॉल्यूम। तो अब धीरे धीरे करके जो एवी वॉल्स हैं और जो पल्मोनरी आर्टरी वॉल्स हैं वो क्लोज ही रहेंगे, लेकिन वेंट्रिकल्स जो है वो धीरे धीरे करके कॉन्ट्रैक्ट होना अभी शुरू होंगे, अभी स्टार्ट होंगे। उसके बाद वेंट्रिकुलर इजेक्शन। इजेक्शन का मतलब होता है बाहर निकलना, मतलब वेंट्रिकल से बाहर निकलना। दैट मीन्स जो वेंट्रिकल्स हैं, ये जो लोअर चैम्बर है, ये जो लोअर चैम्बर है ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसके कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से ब्लड जो है वो बाहर निकल रहा है, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज वेंट्रिकुलर इजेक्शन। नेक्स्ट आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन। अब आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट करे, उसके बाद वेंट्रिकल्स आर्टरीज नहीं, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करा, उसके बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करा, उसके बाद अब दोनों चैम्बर्स पूरा हार्ट जो है वो रिलैक्स करेगा। इन दिस फेज नो ब्लड एंटर्स द वेंट्रिकल्स, कॉन्सिक्वेंटली द प्रेशर डिक्रीजेस, वेंट्रिकल्स स्टॉप कॉन्ट्रैक्टिंग एंड बिगिन टू रिलैक्स। तो इस फेज में धीरे धीरे वेंट्रिकल की जो कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी वो रुक जाएगी, मतलब कम होते होते बंद हो जाएगी, और अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन से रिलैक्सेशन करना स्टार्ट कर देंगे। नाउ ड्यू टू द प्रेशर इन आयोटा पल्मोनरी आर्टरी एंड आर्टिक वॉल्व्स क्लोज। उसके बाद अब जैसे ये रिलैक्स हो रहे हैं, रिलैक्स होने का मतलब होता है कि चैम्बर्स जो है वो एक्सपैंड हो रहे हैं, तो आफ्टर दैट द ब्लड विल स्टार्ट फिलिंग इनटू इट, क्योंकि अभी उसने ब्लड रिलीज कर दिया ना, तो सारा ब्लड पुश आउट कर दिया। अब जब ये एक्सपैंड होगा, रिलैक्स होगा, तो जितना भी ब्लड है इट विल स्टार्ट एंटरिंग इनटू द चैम्बर्स ऑफ हार्ट। In this stage, blood flows from atria into the ventricles. It all together known as one stage, first and second. After that, three phases that involve the flow of blood to the pulmonary artery from वेंट्रिकल्स। तो अगर हम इनके ड्यूरेशन की बात करें, एट्रियल सिस्टोल जो अपर वाले चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बेटा वो कितनी देर के लिए करते हैं, 0.1 सेकेंड्स के लिए। नीचे वाले चैम्बर वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कितनी देर के लिए करेंगे, 0.3 सेकेंड्स के लिए। एट्रियल डायस्टोल अपर वाले चैम्बर जब रिलैक्स कर रहे हैं, एक्सपैंड हो रहे हैं, उसका ड्यूरेशन क्या है, 0.7 सेकेंड्स, और वेंट्रिकल डायस्टोल का ड्यूरेशन क्या है, 0.5 सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हुई, उसके बाद आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन तो हो रही है लेकिन ब्लड अभी हार्ट से बाहर नहीं गया। तो सबसे पहले एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन है जिसको हमने बोला एट्रियल सिस्टोल, और एट्रियल सिस्टोल का टाइम ड्यूरेशन बेटा कितना है, 0.1 सेकेंड, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन के बाद हमारा आएगा वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो धीरे धीरे करके ये हार्ट
जो चैम्बर्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होने शुरू हुए। शुरू में हमने इसे आइसोवॉल्यूमिक बोला क्योंकि हार्ट से बिल्कुल भी ब्लड बाहर नहीं गया। फिर धीरे धीरे वेंट्रिकल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो बढ़ गया और फिर हुआ वेंट्रिकल इजेक्शन, मतलब कि वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो बाहर गया फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, लाइक टू लंग्स और टू द डिफरेंट ऑर्गन्स। और इस पूरे इवेंट को हमने क्या बोला, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एंड इट लास्ट फॉर 0.3 सेकेंड्स। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट होगा क्या, आर्ट्रियल डिस्टोल डायस्टोल, मतलब जो अपर चेम्बर्स हैं वो रिलैक्स करना स्टार्ट कर देंगे। और ये जो पूरा आर्ट्रियल सिस्टोल है ये कितनी देर के लिए एंड करेगा, इट विल एंड फॉर 0.7 सेकेंड्स। ठीक है, और वेंट्रिकल सिस्टोल की अगर हम बात करें तो डायस्टोल, जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे हैं वो कितनी देर के लिए लाई करेगा बेटा, 0.5 सेकेंड्स। अब अगर आप देखो 0.1, 0.3, 0.7, 0.5, ऐसा नहीं है कि आप इन टोटल सबको टोटल करके कहोगे कि 1.6 सेकेंड्स की हार्ट बीट है, नो। यहाँ पे जो हमारी एक कार्डियक साइकिल है, ठीक है, जो हमारी एक कार्डियक साइकिल है वो 0.8 सेकेंड की है। अब उसमें अगर हम एट्रियल की बात करें कि अपर चैम्बर्स जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं वो कितनी देर के लिए हो रहे हैं, 0.1 सेकेंड के लिए, और वो रिलैक्स जब हो रही है तो कितनी देर के लिए हो रहे हैं, 0.7 सेकेंड्स के लिए। ठीक है, और वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं 0.3 सेकेंड्स के लिए, और रिलैक्स कर रहे हैं कितनी देर के लिए, 0.5 सेकेंड के लिए। ठीक है, तो अगर इसी पिक्चर में आप एक बार देखो, जो अंदर वाला सर्कल है ना बेटा, ये एट्रियल पार्ट को बता रहा है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखो, ये वाला जो पार्ट है एट्रियल सिस्टम, जो अपर चैम्बर, जो एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुए वो सिर्फ इतने इंटरवल के लिए हुए, और बाकी पूरे इंटरवल के लिए वो डायस्टोल हो रहा था। तो ये इंटरवल था हमारा 0.1 सेकेंड, एंड दिस इज 0.7 सेकेंड। वेयर एज जो बाहर वाला पार्ट है, यहाँ हमें मार्क करके दिया हुआ है वेंट्रिकल, ये वाला पार्ट है वेंट्रिकुलर सिस्टोल वाला विच इज़ फॉर 0.3 सेकेंड्स, और ये पार्ट है वेंट्रिकुलर डायस्टोल वाला विच इज़ फॉर 0.5 सेकेंड्स। ठीक है, so the next question is, how many acetyl coenzyme and ATP molecules are formed at the end of complete oxidation of palmitic acid? जब हम फैटी एसिड को या palmitic acid की complete oxidation करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, तो उसकी डिग्रेडेशन में कितने एसिटाइल कोएंजाइम है या कितने ATP मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो, पामिटाइल कोएंजाइम ए जब डिग्रेड होगा तो दिस इज द कंप्लीट इक्वेशन। 7 FAD है जो चेंज हो जाएंगे, 7 FADH2 में रिड्यूस हो जाएंगे, 7 NAD प्लस है जो रिड्यूस हो जाएंगे 7 NADH में। उसके अलावा 7 कोएंजाइम है जो चेंज, जिन्होंने कंबाइन हुआ क्या बन गए, 8 एसिटाइल कोएंजाइम है। इसका मतलब ये हुआ कि एक पामिटिक एसिड के डिग्रेडेशन में हमारे पास क्या क्या मिला, या कंप्लीट ऑक्सीडेशन में हमें मिले 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस 7 FADH2 प्लस 7 NADH2। ठीक है, अब अगर हम इसको ATP के टर्म्स में देखें तो 7 FADH2, 1 FADH2 इज इक्विवेलेंट टू 1.5 ATP। ठीक है, 1.5 ATP। 1 NADH2 इज इक्विवेलेंट टू 2.5 ATP। तो अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे पास 7 FADH बने हैं, दैट मीन्स 7 इंटू 1.5 प्लस 7 इंटू, क्योंकि 7 NADH2 बने हैं तो 7 इंटू 2.5, तो नियरली हमें कितने मिल गए, हमें मिल गए 28 ATP। ठीक है, तो इसका एक आंसर हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास 8 एसिटाइल कोएंजाइम्स आए और 28 ATP मॉलिक्यूल्स मिले हमें। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको और देखें, क्योंकि फाइनली फेट, व्हाट इज द फेट ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम है, इसमें तो फर्दर डिग्रेडेशन होगी, ऑक्सीडेशन होगी, तो उसका क्या होने वाला है। तो हे यू कैन टेक अ लुक कि जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, ठीक है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए जब डिग्रेड होता है, ऑक्सीडाइज होता है, तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH बनते हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 बनता है, एक ATP या GTP बनता है और 2 CO2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, अब हमारे पास कितने हैं, 8 एसिटाइल कोएंजाइम है। 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए का मतलब है इन सबको इंटू 8 कर दो, तो 3 को इंटू 8 करा तो मतलब कितने बने, 24 NADH2, 8 FADH2 और 8 GTP मॉलिक्यूल्स। तो इसका मतलब हमारे पास टोटल, हमारे पास पहले बेटा क्या बना था, 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए हमने कहा, प्लस हमने बोला 7 FADH2 प्लस FADH प्लस 7 NADH2। ठीक है, लेकिन अब ये 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए जब ब्रेक डाउन करेंगे तो FADH2 और रिड्यूस हो गए, और कितने FADH2 हो गए, 8। तो टोटल हमारे पास कितने FADH2 आ गए, 15 FADH2 आ गए।
और उसके अलावा हमारे पास आ गया NaDH2 और कितने आ गए 24। तो अगर हम 24 NaDH2 को ऐड करके देखें तो हमारे पास टोटल 31 NaDH2 आ गया। ठीक है, तो है यू कैन सी कि FADH2 जो है पहले 8 FADH2 हमें मिले TCA साइकिल में, और पहले जब वो ब्रेक डाउन हुआ था पामेटिक एसिड जब ब्रेक डाउन हो रहा था तब हमें मिले 7। तो टोटल कितने FADH2 15। अब अगर हम 15 को चेंज करेंगे ATP में तो हमारे पास 22.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बन रहे हैं। सिमिलरली NADH के लिए टोटल 24 NADH हमें मिले एसिटाइल कोएंजाइम के ब्रेकडाउन से, 7 NADH मिले हमें फैटी एसिड के ब्रेकडाउन से। टोटल हमारे पास हो गए 31 NADH2। अगर हम इसको चेंज करते हैं ATP में इंटू 2.5 करके तो हमारे पास आ गया 77.5 ATP। तो अगर इन दोनों को टोटल करेंगे तो हमें नियरली कितना मिल रहा है 100 ATP मॉलिक्यूल्स। अब 100 ATP मॉलिक्यूल्स के साथ हमारे पास और क्या बना, हमारे पास DTP मॉलिक्यूल्स बने, जिसकी वजह से ओवरऑल अगर ATP सिर्फ ATP की बात करें तो ओवरऑल 108 ATP मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट हाउ मेनी एसिटाइल कोएंजाइम है एंड ATP। बट हाँ, टू बिगिन विद आप पहले यही लिखोगे कि 8 एसिटाइल कोएंजाइम है, 7 FADH2, 7 NADH, ये सब मिल रहा है। और उसके बाद फिर आगे की स्टोरी जो है वो हम बताएंगे कि एसिटाइल कोएंजाइम में ब्रेक डाउन होगा तो क्या होगा, FADH और NADH को अगर ATP में कन्वर्ट करेंगे तो हमें कितने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। सो वी आर डन विद दिस पार्ट ओनली। इसके आगे का पार्ट जो है बेटा वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टाइलिंग, एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट तो प्लीज़ राइट दैट डाउट, पुट दैट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।